रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कभी कभार कुछ ऐसी खबरें हमें देखने को मिलती हैं कि जिसमें इंसानियत पूरी तरीके से शर्मसार कर दी गई होती है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जब उनके ऊपर रिसर्च की जाती है, स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, तो यकीनन दोस्तों जब पूरी डॉक्यूमेंट्री क्राइम स्टोरी तैयार होती है तो अंदर से जो मन होता है, ये मन व्याकुल हो जाता है और सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो शक्ति भी एकदम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि इंसान कितना ज़्यादा गिर चुका है। इंसान पूरी तरीके से इंसानियत को शर्मसार कर रहा है, न कि इंसानियत को शर्मसार कर रहा है दोस्तों, बल्कि जो अपने खून के रिश्ते हैं उन खून के रिश्तों को भी कलंकित कर रहा है। जबकि इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी वजह से किसी को कोई हानि ना पहुंचे, लेकिन यहाँ पर इंसान महज एक वासना के लिए, महज जिस्मानी भूख के लिए वो खून के रिश्तों को भी पूरी तरीके से कलंकित कर रहा है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर पुलिस को ये पूरा जो केस था वो केस लूटपाट या फिर किसी दुश्मनी के एंगल का लग रहा था। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस ने इस पूरे केस का एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, इस पूरे केस की, उसके बाद में जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो यकीनन दोस्तों लोग अपने कानों पर हाथ रख रहे थे। दोस्तों, इस तरीके से क्राइम करने के लिए लोग नाजायज़ ताल्लुकातों में बढ़ते हैं एंड उसके बाद में एक बहुत ही पुअर स्क्रिप्ट लिखते हैं एंड उसके बाद में इस पूरे केस का खुलासा कई बार तो ऐसा होता है कि पुलिस मात्र 8 घंटे के अंदर ही कर देती है। और दोस्तों, आज का जो केस था, इस केस के अंदर जो स्क्रिप्ट थी ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर लिखी गई थी कि आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग हैरत करेंगे। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा दूसरा वाला चैनल हमने हिंदी डॉक्यूमेंट्री नाम से चालू किया है, तो उस पर 800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो महज 200 सब्सक्राइबर की दरकार है, उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो उस चैनल का लिंक मैं आपको टाइटल में दे दूंगा @ करके। तो 200 लोग कम से कम जाकर सब्सक्राइब कर लो, जो आज ही के दिन हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो लगभग 1000 कंप्लीट हो जाएं। तो ये आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी की अगर हम लोग बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है बिहार प्रदेश से, और इसी बिहार में एक ज़िला लगता है दरभंगा ज़िला, और इसी दरभंगा ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है APM थाना। और ये जो APM थाना है, इसी APM थाने के अंतर्गत एक गांव आता है रतनपुर गांव। और इसी रतनपुर गांव के अंदर एक व्यक्ति जिनका नाम बेचैन यादव है, वो अपनी पत्नी पूजा और अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते हैं। लेकिन जो बेचैन यादव थे ये अपनी पत्नी पूजा के साथ में सेपरेट रहा करते थे, यानी शादी सब भाइयों की हो चुकी थी, ऑलमोस्ट बंटवारा हो चुका था। तो बेचैन यादव अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे, आस पड़ोस में कुछ इनके भाई भी रहा करते थे, माँ भी रहा करती थी, पिता भी रहा करते थे। सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। बेचैन यादव चूँकि कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे, मेहनत मजदूरी करते थे, साथ के साथ इन्होंने अपने ही घर में एक किराने की दुकान खोल रखी थी और उसी किराने की दुकान को ये चलाया करते थे। पैसा भले ही इस परिवार में ज़्यादा ना हो, लेकिन इस परिवार के अंदर खुशियाँ थी। बेचैन अपनी पत्नी पूजा से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, और उधर जो पूजा थी ये भी अपने पति बेचैन यादव से बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। दोनों पति पत्नी इतना ज़्यादा खुश रहा करते थे कि लोग इनके इस रिश्ते को देखकर बातें किया करते थे। लोग कहा करते थे कि पति और पत्नी का रिश्ता हो तो इस तरीके का होना चाहिए जैसे बेचैन और उसकी पत्नी पूजा का रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के साथ में घुल मिल कर रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में प्यार से रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। लिहाजा दोस्तों समय गुजरता रहता है, उसके बाद में एक तारीख आ जाती है 23 जून साल 2022। 23 जून साल 2022 को जो बेचैन थे, शाम का खाना खाने के बाद में, क्योंकि शाम को लेट नाइट ये अपनी परचून की दुकान, जो किराने की दुकान थी, उसको बंद किया करते थे। और इसी तरीके से 23 जून साल 2022 को ये जो बेचैन यादव थे शाम का खाना वगैरह खाकर अपनी दुकान पर बैठे होते। लेट नाइट हो जाती है तो उसके बाद में पूजा इन्हें कॉल भी करती है कि क्या हुआ, कितनी देर में बंद करोगे। तो बेचैन कहते हैं कि मैं आज दुकान बंद कर इसी दुकान में सो जाऊँगा। लिहाजा पूजा कहती है कि चलो ठीक है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में बेचैन यादव दुकान बंद कर सो जाते हैं, अपनी ही दुकान में सो जाते हैं। अगले ही दिन जो पूजा थी सुबह सुबह अपने पति को कॉल लगाती है, लेकिन रिंग बराबर जा रही थी, लेकिन जो बेचैन यादव थे वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। लिहाजा जो पूजा थी दुकान की तरफ बढ़ती है। दुकान चूँकि घर में ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। अब इसलिए जो पूजा थी वो अपने जब दुकान में पहुँचती है तो दुकान का जो दृश्य होता है ये पूजा को बेचैन कर जाता है। दरअसल जो बेचैन यादव थे उनकी दुकान में घुसकर किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी थी। उनके शरीर पर कई सारे चाकुओं के निशान थे, चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और दुकान की स्थिति ऐसी थी कि जैसे मानो दुकान के अंदर लूटपाट की गई हो।
लिहाजा जो पूजा थी जैसे ही अपने पति की हालत देखती है तुरंत रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि उसके साथ में क्या हो गया। पूजा की ये आवाज़ सुबह सुबह सुनकर पूजा के यानी कि जो बेचैन के भाई वगैरह कजिन्स वगैरह थे वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखते क्या है कि बेचैन यादव दुकान के अंदर ही मृत पड़ा हुआ है। लोग पूजा से भी पूछते हैं तो पूजा यही बताती है कि आज रात ये दुकान के अंदर ही सो गए थे। न जाने कौन भांप रहा था, न जाने कौन इनकी रेकी कर रहा था, और उसके बाद में किसी ने दुकान में लूटपाट की, इन्होंने विरोध किया होगा, तो उसके बाद में उस व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी। लिहाजा जो पूजा थी तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस भी तुरंत मौके पे पहुंचती है एंड मौके पे पहुंचने के बाद में जो डेड बॉडी थी उस डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। दोस्तों, जब पुलिस डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक करती है तो जिस्म पर कहीं पर भी चोटों के निशान नहीं थे, यानी बस उसके जिस्म पर चाकुओं से वार किया गया था। यानी पुलिस जिस लूटपाट वाले एंगल पर छानबीन करती तो पुलिस को यह दिखाई पड़ता है कि ये व्यक्ति तो महज सोया हुआ था, यानी इसने चोर के साथ में किसी भी तरीके का कोई विरोध नहीं किया। विरोध किया होता तो इसके जिस्म पर कहीं चोटों के निशान कहीं कुछ मिलते। ये तो सोता हुआ ही और सोते हुए किसी ने हत्या कर दी और बाद को दुकान के अंदर लूटपाट की। लिहाजा पुलिस जो थी वो उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है एंड डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में सीधा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, इधर पुलिस सबसे पहले चूंकि पूजा ही घर के अंदर मौजूद थी इसलिए पूजा से ही पुलिस जो थी पूजा के बयान लेती है एंड पूजा से पूछताछ की जाती है। तो पूजा बताती है कि मेरे पति बेचैन और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था। मेरे पति मुझसे बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। मैं भी अपने पति के बिना एक पल भी रह नहीं पाती थी, इसलिए मैंने अपने पति को शाम को कॉल किया था कि कितनी देर में दुकान बंद कर दोगे, क्योंकि अक्सर दुकान पर लोग खड़ा रहते थे तो मैं आती नहीं थी। मैंने पति को कॉल किया तो पति ने कहा कि ऐसा होता है कि आज दुकान लेट हो जाएगी तो मैं दुकान बंद कर यहीं सो जाऊंगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद मैं इस दुकान के अंदर सो गया। सुबह को नाश्ते के लिए मैंने इन्हें कॉल किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने दुकान के अंदर बढ़ के देखा तो इनकी ये हालत थी। उसके बाद में मैंने मोहल्ले पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया, अपने ख़ानदान वालों को इकट्ठा किया, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। लिहाजा पुलिस जो थी पूजा के सारे बयान दर्ज करवाती है। उससे बाद में पूजा से पूछती है कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर दुकान पर हाल फिलहाल में किसी के साथ में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ या फिर किसी से कोई पैसों का लेन देन, किसी से बहुत ज़्यादा करीबी या फिर किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी। तो पूजा बताती है कि साहब हमारी तो ना किसी से कोई दुश्मनी है ना किसी से कोई रंजिश है। मेरे पति तो बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, बस किराने की दुकान चलाया करते थे, कभी कभी मेहनत मजदूरी भी कर लिया करते थे। हमारा जो परिवार था खुशी खुशी चल रहा था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे पति की किसने हत्या कर दी लूटपाट के इरादे से मुझे नहीं पता। लिहाजा पुलिस अब इस पूरे मामले में बेचैन के घर वालों से भी पूछताछ करती है। यही सब दुश्मनी का एंगल, छानबीन, लड़ाई झगड़ा, पैसों का लेन देन, सारे एंगल्स पूछती है। तो घर परिवार वाले भी यही बताते हैं कि साहब किसी से कोई झगड़ा नहीं था, किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। लिहाजा जो डेड बॉडी थी वो तो पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, लेकिन पुलिस अब इस पूरे इंसिडेंट को जानने के लिए आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं उन आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि इस रात किसी ने किसी को आते देखा या फिर जाते देखा। लेकिन जितने भी लोग होते हैं वो बताते हैं कि रात के अराउंड लगभग 11 बजे के आसपास तो बेचैन ने दुकान बंद की थी। उसके बाद कौन आया कौन गया किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, उस पूरे इलाके में कोई भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। लिहाजा सीसीटीवी कैमरे से भी कुछ ऐसी उम्मीद पुलिस को, गांव के अंदर का मामला तो कोई सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं जिससे पुलिस को कुछ मदद मिल जाए। लिहाजा पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने के लिए बार बार घर वालों से भी पूछताछ कर रही थी, मोहल्ले पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ कर रही थी, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कोई भी प्रूफ मिल नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में पुलिस इस पूरे गांव के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव कर देती है, क्योंकि अमूमन ऐसी जगहों पर जहां पर टेक्निकल चीज़ों का सहारा लेने के बाद में चीज़ें ना पता चलें तो पुलिस जो होती है वो अपने मुखबिर एक्टिव कर देती है। और पुलिस जब मुखबिर एक्टिव करती है तो पुलिस को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। दरअसल एक मुखबिर पुलिस को जाके बताता है कि जो बेचैन और पूजा थी उनकी पत्नी, इन दोनों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था। अब पुलिस को जब मुखबिर ये बातें बताता है कि बेचैन और पूजा के बीच में रिश्ते ठीक नहीं थे, दूसरी तरफ जो पूजा है वो बता रही कि उसके और उसके पति के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो यहाँ पर एक व्यक्ति तो झूठ बोल रहा था। लिहाजा पुलिस को शक पूजा के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो थी पूजा को किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती और ना उसे पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस जो थी पूजा की इंटरनली छानबीन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस पूजा का मोबाइल नंबर लेती है एंड मोबाइल नंबर लेने के बाद में जब उसका CDR निकलवाती है तो यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। दरअसल जो पूजा थी उसकी एक नंबर पर लगातार बात हो रही थी। ये जो नंबर था ये पड़ोस में ही रहने वाले एक सुशील कुमार नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड था और जिस रात मर्डर हुआ था उस रात भी पूजा ने इसी नंबर पर बातचीत की थी। लिहाजा पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश करती है कि सुशील कुमार महतो कौन है। जब सुशील कुमार महतो के बारे में पता किया जाता है तो पता ये चलता है कि सुशील कुमार महतो कोई और नहीं बल्कि बेचैन यादव का सगा भतीजा है। अब जैसे ही पुलिस को यह पता चलता है कि सगा भतीजा है,
और घंटों घंटों इतनी बात हो रही है तो ये पुलिस को कहीं ना कहीं हजम नहीं होती है। लिहाजा जो पुलिस थी अब पूजा और साथ के साथ इस सुशील कुमार महतो इन दोनों को उठा लेती है एंड उठाने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेके आ जाती है। और पुलिस थाने लाने के बाद में शुरुआत में जब इन दोनों से पूछताछ करती है तो ये दोनों पुलिस को भरपूर तरीके से घुमाने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। कभी इधर उधर की बातें बताते, कहते कि तुम सही कातिल को नहीं पकड़ रहे हो, तुम्हें कोई कातिल नहीं मिल रहा है तो तुम हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अब चूंकि पुलिस के पास में प्रॉपर सबूत थे इसलिए पुलिस पूरी कॉल डिटेल जो थी वो इस पूजा और सुशील कुमार महतो के सामने रख देती है कि अगर हम तुम्हें फंसा रहे हैं तो फिर ये क्या है। अब जैसे ही उस कॉल डिटेल को पूजा और सुशील कुमार महतो देखते हैं ये फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और ये दोनों बताते हैं कि जो व्यक्ति बेचैन यादव था यानी सुशील कुमार महतो बताता है कि मैंने ही अपने चाचा की हत्या की थी, लेकिन हत्या के पीछे मैं अकेला नहीं था बल्कि मेरी चाची पूजा ने बहुत ज़्यादा साथ दिया था। अब जब पूजा देवी ने साथ दिया था और सुशील कुमार महतो भतीजे ने हत्या की थी तो पुलिस इसके पीछे का मोटिव जानने की कोशिश करती है। और दोस्तों जब पुलिस मोटिव के बारे में पता करती है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ें पता चलती हैं। दरअसल पुलिस को पता ये चलता है कि जो बेचैन था उसकी शादी जब पूजा के साथ में होती है तो पूजा देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और अक्सर लोग बेचैन से यही कहा करते थे कि तुम्हारी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अक्सर जो सुशील कुमार था जो कि भतीजा था वो बेचैन के घर पे आया करता था। अब बेचैन चूँकि दुकान बेचता था तो सुशील कुमार कई बार अपनी चाची के पास ही बैठकर चला जाया करता था। सुशील कुमार भी एक तगड़ा जवान था, दूसरी तरफ जो पूजा थी ये भी जवान थी, इसकी भी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। लिहाजा सुशील कुमार अपनी चाची से डबल मीनिंग बातें करना शुरू कर देता है। वो कभी कभी मजाक में कहता कि तुम्हें चाचा नहीं बल्कि मेरे जैसा हैंडसम लड़का मिलना चाहिए था, तो इस पर पूजा हंस देती। और दोस्तों उसके बाद में जब इन दोनों के बीच में तारीफ का इस सिलसिला शुरू होता है तो पूजा कब सुशील कुमार के प्रति अट्रैक्टिव हो जाती है दोनों को कुछ पता नहीं चलता। एक दिन सुशील कुमार महतो पूजा देवी को प्रपोज कर देता है एंड जब वो पूजा को प्रपोज करता है तो पूजा भी शायद इसी चीज़ों का इंतज़ार कर रही थी। पूजा भी एक्सेप्ट करती है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो नाजायज़ ताल्लुकातों का सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। आए दिन पूजा के ही घर पर चूँकि जो बेचैन यादव था कभी किराने का दुकान का सामान खरीदने के लिए शहर जाता और उसी दौरान पूजा देवी और सुशील कुमार के नाजायज़ ताल्लुकात बनते। और दोस्तों जब एक बार ये नाजायज़ ताल्लुकात बनने का सिलसिला शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। आए दिन दोनों के बीच में ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकती, चाहे इंसान कितनी ही प्लानिंग करे चाहे कुछ करे। और दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि बेचैन यादव वो दुकान का सामान खरीदने के लिए बाहर जाता है और उसी दौरान पूजा देवी अपने भतीजे सुशील यादव को बुला लेती है एंड उसके बाद में वो सुशील के साथ में शारीरिक संबंध बना रही होती है कि बेचैन की जो बाइक होती है वो बाइक ख़राब हो जाती है, इसलिए बेचैन जल्दी ही घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो देखता क्या है कि उसकी पत्नी पूजा सुशील कुमार के साथ में आपत्तिजनक हालत में है, बिना कपड़ों के है। वैसे ही वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, सुशील भाग जाता है और वो अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा पिटाई कर देता है और उसके बाद में कहता है कि देखो आज के बाद अगर मैंने तुम्हें सुशील से मिलता हुआ देख लिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारे माता पिता को बुलाऊंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा। अच्छा पूजा को सुशील की लत लग चुकी थी इसलिए पूजा अंदर ही अंदर घोटने लगती है। किसी तरीके से मौका देखकर ये सुशील को कॉल करती है और उसके बाद में इसी बेचैन यादव की हत्या करने की पूरी प्लानिंग करती है। दोस्तों प्लानिंग के तहत ही ये लोग 23 जून साल 2022 को जिस दिन बेचैन अपनी दुकान के अंदर सोता है उसी दिन का इन्होंने प्लान बनाया, जो कि फ़ोन पे तो इनकी बातचीत हो जाया करती थी। पूजा ने सुशील को बुलाया कि आज रात ये दुकान के अंदर ही सोए हुए हैं, आज रात काम तमाम कर दो और दुकान में लूट का मामला दिखा देंगे। और इसी तरीके से इन लोगों ने उस हत्या को अंजाम दे दिया। लेकिन दोस्तों जब इस पूरे केस का खुलासा पुलिस ने किया तो लोग वाकई हैरान थे, परेशान थे कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ में इस तरीके से कैसे कर सकती है, दूसरी तरफ एक भतीजा अपनी चाची के साथ में इस तरीके के रिश्ते कैसे रख सकता है। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक महिला ने अपना जीता जागता यानी हंसता खेलता परिवार जो था वो उजाड़ के रख लिया। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। तो पहला जो कमेंट्स है ये जयप्रकाश सिंह का है, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब। तो जयप्रकाश सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान थे। तो सुरेंद्र शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, नमस्ते। परवेज़ आलम है, लिखते हैं आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो परवेज़ आलम जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गफ्फार खान है, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर। तो गफ्फार खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर। तो मोहम्मद रियाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक खान है, लिखते हैं भाई सलामत रहें। तो एक खान जी आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हैं जो हार्ट बनाते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अरुण जी हैं, लिखते हैं नाइस नरेशन। तो अरुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं जो हार्ट बनाते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं सुपर। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। राजेंद्र कुमार हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से सुनते हैं, वालेकुम सलाम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब कैसे हो।
तो दिनेश कुमार जी मैं ठीक हूँ भैया, नमस्कार, आप कैसे हैं बताइएगा। सुनते आगे हैं लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुनते आगे शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया, आप दोनों को मेरा नमस्कार। राजेंद्र कुमार हैं लिखते हैं, इसमें क्या नया सुनाया आपने, सब पुराना है। तो राजेंद्र कुमार जी ऐसा नहीं है, नया यह था कि पहली बार इन दोनों की कोर्ट में पेशी हुई वीडियो कॉल के ज़रिए और दोनों का एक दूसरे के साथ में आमना सामना हुआ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में बताया जा रहा था कि ये जो पूरा खेल था, जो कत्ल हुआ था, ये तंत्र मंत्र की वजह से हुआ था, जबकि पुलिस ने इसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। एंड सेकेंडली, इस पूरे मर्डर में प्लानिंग किसकी थी, वो सारी चीज़ें कल के दिन मैंने आप लोग को बताई थी, जो कि पहले नहीं पता थी। प्लानिंग जो थी मर्डर की, ये मुस्कान की थी, और उसके बाद में जो डेड बॉडी को ठिकाने लगाना था, ये पूरी प्लानिंग साहिल शुक्ला की थी। दिनेश कुमार लिखते हैं, मलिक भाई कितने भी चालाकी कर लो और भगवान सब देखता है। बहुत अच्छी बात कही दिनेश जी आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूं कि आज की जो कहानी है, ये कहानी आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमारी वीडियोस पर व्यूज़ कुछ अच्छे नहीं आए। 2 वीडियोस तो 1000 भी पार नहीं गई हैं। तो आज की कहानी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कमेंट्स करेंगे, ताकि इस वीडियो से हमारी रीच जो है वो वापस आए। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।